नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ। पिछले अध्याय में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं। हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पदार्थ वह चीज़ होती है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पदार्थ हर वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ घनत्व होता है, जिसका कुछ आयतन होता है। फिर हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण, सभी पदार्थ कुछ मूलभूत कणों के बने होते हैं और कणों की 3 विशेषताएं हमने पढ़ी थी, जिसमें से पहली थी कि पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं। दूसरी थी कि पदार्थ के कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तथा वह निरंतर गतिमान होते हैं। और तीसरी हमने पढ़ी थी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आज आगे बढ़ेंगे। इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के साथ। अब अगर हमने पढ़ा कि हमारे आसपास पदार्थ हैं, तो जाहिर सी बात है कि पदार्थ कुछ अवस्थाओं में होंगे। पदार्थ किस प्रकार हमें प्राप्त हम कर पाते हैं। तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं, जिसमें से पहली अवस्था है ठोस। नाम अपने आप में बताता है, ठोस मतलब वह चीज़ जो हार्ड है। ठोस का निश्चित आकार होता है, अलग अलग सीमाएं होती हैं, निश्चित आयतन होता है और ये संपीड़न नहीं करता, अर्थात ये दबता नहीं है। बाहर से बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। हाँ, यदि लगाया गया बल बहुत ज़्यादा हो तो ठोस टूट सकता है, किंतु उसका आकार नहीं बदलता। उसके आकार को बदलना मुश्किल होता है। ठोस फैलते नहीं हैं। जैसे पानी, आप सभी जानते हैं, अगर पानी को फर्श पर गिरा दिया जाए तो पानी पूरे फर्श पर फैल जाता है, किंतु ठोस फैलते नहीं हैं। कुछ ठोस के उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ठोस हमारे आसपास किस प्रकार की होती है। चीनी, रेत, चट्टानें, लोहा, तांबा, ये सभी ठोस हैं। तो इनका आकार यदि हम समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो इनका आकार निश्चित है। उदाहरण के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखेंगी आपको। एक गेंद, लकड़ी के टुकड़े, पुस्तक, इन सभी का आकार निश्चित है। इनका आकार नहीं बदलता। हाँ, यदि बॉल के अंदर से, गेंद के अंदर से हवा निकाल दी जाए तो उसके आकार में कुछ परिवर्तन आएगा। लकड़ी पर यदि चाकू अथवा कुल्हाड़ी से वार किया जाए तो उसके आकार में परिवर्तन आएगा, किंतु यह आकार का परिवर्तन बाहर से लगाए गए बल के बाद आता है। बिना बल के ठोस की आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता। बात करते हैं तरल अवस्था की। तरल को हम साधारणतः द्रव्य भी कहते हैं। तरल अवस्था में पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता। वह उस कंटेनर, उस बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। तरल पदार्थ का प्रवाह और आकार बदल सकता है, इसीलिए वे कठोर नहीं होते। इसीलिए उन्हें तरल कहा जाता है। यदि द्रव्य को, तरल को ग्लास में डाला जाए तो वह ग्लास का आकार ले लेगा। यदि उसे बोतल में डाला जाए तो वह बोतल का आकार ले लेगा। यदि उसे फर्श पे गिराया जाए तो वह फैल जाएगा। तरल पदार्थ लगभग असंगत होते हैं, यानी कि 2 तरल पदार्थों को एक दूसरे में आसानी से मिलाया जा सकता है। तरल पदार्थ के प्रसार की दर ठोस की तुलना में अधिक होती है। यह इस तथ्य के कारण है कि तरल अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के बीच अधिक स्थान रखते हैं। यानी तरल के कणों के बीच में अधिक स्थान के कारण तरल का जो अवस्था होती है, तरल की जो अवस्था होती है, वो स्थिर नहीं हो पाती, किंतु द्रव्यमान स्थिर होता है। तरल के कणों के बीच में आकर्षण का बल गैसों की तुलना में अधिक होता है, किंतु
ठोस की तुलना में कम। यानी तरल के बहुत सारे गुणधर्म ठोस और गैस के बीच के होते हैं। किसी तरल का घनत्व सामान्यतः उसके ठोस रूप से कम होता है। यानी किसी भी वस्तु को यदि ठोस अवस्था में देखा जाए तो उसका घनत्व ज्यादा होगा, उसी को यदि द्रव्य में बदल दिया जाए तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। कुछ द्रव्यों के उदाहरण दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए, ये सभी द्रव्य की अवस्था में हमारे आसपास मिलते हैं। पानी, कोका कोला, विनेगर, शरबत, ये सभी द्रव्य हैं। फिर बात करते हैं गैस की। अब गैस हमारे आसपास सदैव विद्यमान है, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। गैसों में भी प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, जैसे तरल में होती है, और इसीलिए गैसों को भी बहुत जगह तरल के रूप में जाना जाता है। गैस के कणों के बीच में गति बहुत उच्च होती है और इनके कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वह भी बहुत तेज होता है। स्क्रीन पर आप देखेंगे, आपको गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों के अणुओं का कुछ संरचनात्मक तरीका दिखेगा। जो ठोस है, जो सॉलिड है, उसके कण एक दूसरे के बहुत पास हैं। जो लिक्विड है, जो द्रव्य है, उसके कण एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं। और जो गैस है, उसके कण एक दूसरे से बहुत दूर हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको इससे समझ आएगा कि ठोस ठोस है, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जगह बिल्कुल नहीं है। द्रव्य के कणों के बीच में थोड़ी सी जगह है, इसीलिए द्रव्य का आकार निश्चित नहीं है। द्रव्य बहता है, लेकिन कम बहता है, क्योंकि जगह, जो स्थान है इसके अणुओं के बीच में, वो कम है। यदि गैस की बात करी जाए तो गैस के अणुओं के बीच में स्थान सबसे ज्यादा है, इसीलिए गैस बहुत तेजी से चलते हैं। गैस अत्यधिक संकुचित होते हैं, क्योंकि इसके अणुओं के बीच में अधिक स्थान है, इसीलिए इसे अधिक दबाया जा सकता है। जैसे हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी का गैस सिलेंडर, हॉस्पिटलों में उपयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, हमारी परफ्यूम की बोतल, इन सभी के अंदर बहुत सारा गैस दबाकर, संकुचित कर रखा जा सकता है। गैसीय अवस्था में कण उच्च गति पर चलते हैं और यही यादृच्छिक आंदोलन के कारण गैस कंटेनर की दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिससे उन्हें रखा जाता है। यह दबाव एक दूसरे के साथ और कंटेनर की दीवारों पर कणों के प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा कणों को बाहर निकालने के कारण होता है। हम कह सकते हैं कि जिस भी कंटेनर में हम गैसों को रखते हैं, गैस उस कंटेनर की दीवारों पर एक बल लगाते हैं, और क्योंकि गैस के कणों के बीच में स्थान बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखेंगे वह उस कंटेनर की संपूर्ण आयतन, पूरे कंटेनर को पूरा भर देगी। यही गैस की खास बात है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पदार्थ की तीन स्थितियां हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। यदि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं तो पदार्थ की इन तीन अवस्थाओं के बीच में कुछ अंतः संबंध भी होगा। यह अंतः संबंध तापमान और दाब से समझा जा सकता है। तापमान और दाब बढ़ाने या घटाने पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तापमान और दबाव की स्थितियों में परिवर्तन करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था और वापस मूल स्थिति में पदार्थ के परिवर्तन की घटना को पदार्थ की अवस्था का अंतर संबंध कहा जाता है। ठोस अवस्था में यदि ऊष्मा दी जाए, ठोस अवस्था को गर्म किया जाए, तो वह द्रव्य अवस्था में बदल जाती है। जैसे बर्फ को गर्म करने पर बर्फ द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। द्रव्य अवस्था अर्थात पानी, पानी को गर्म करने पर वह गैसीय अवस्था में बदल जाती है, अर्थात भाप। किंतु भाप को शीतल किया जाए, अर्थात भाप को वापस ठंडा किया जाए, तो भाप वापस द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। और द्रव्य अवस्था अथवा पानी को ठंडा किया जाए तो पानी फिर से शीतल यानी कि ठोस अवस्था में
बदल जाता है। इसी प्रकार दबाव का भी हम समझ सकते हैं। दबाव लगाने पर ठोस, द्रव्य और गैस आपस में बदल सकते हैं। गैस के कणों के बीच में बहुत सारा खाली स्थान होता है, तो यदि गैस के कणों को आपस में दबाया जाए तो वह खाली स्थान कम होने लगता है, और कम होते हुए खाली स्थान से हम देखते हैं कि गैस लिक्विड में बदल सकता है। यदि इस खाली स्थान को और कम किया जाए, कणों को और दबाया जाए, तो गैस द्रव्य से होता हुआ ठोस में बदल जाएगा। इसी को हम कहते हैं पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, दबाव लगाने पर और तापमान लगाने पर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दबाव और तापमान, इनको बदलने पर पदार्थ की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है, और यदि किसी गैस को द्रव्य स्थिति में बदलना है तो इन दोनों चीजों को एक साथ किया जा सकता है। गैस को द्रव्य बनाने के लिए तापमान कम करना पड़ेगा और दबाव बढ़ाना पड़ेगा। दबाव बढ़ाने पर गैस के जो कण एक दूसरे से बहुत दूर हैं वह पास आ जाएंगे, और तापमान कम करने पर गैसीय अवस्था वाला पदार्थ द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था का अंतर संबंध एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि यदि द्रव्य को गर्म किया जाए तो वह गैस में बदल जाएगा, किंतु गैस को यदि ठंडा किया जाए तो वह वापस द्रव्य में बदल सकता है। गैस को यदि गर्म किया जाए तो वह गैस को गर्म नहीं बल्कि गैस को यदि ठंडा किया जाए तो वह ठोस में भी बदल सकता है, और इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब यह प्रक्रिया सामान्यतः नहीं होती। सामान्यतः यदि गैस को ठंडा किया जाएगा तो वह द्रव्य बनेगा, पर कई बार गैस को ठंडा करने पर ठोस भी बनता है, और इस प्रक्रिया को एक स्पेशल नाम दिया गया है ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ ऐसा कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। जैसे घर में इस्तेमाल होने वाला कपूर। कपूर एक ठोस पदार्थ है, किंतु जब उसे गर्म किया जाता है तो वह द्रव्य में ना बदलकर सीधा गैस में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित होते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तापमान परिवर्तन पर पदार्थ के परिवर्तन एक छोटी सी एक्टिविटी है जिससे हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जल 0 डिग्री के तापमान पर गर्म किया गया और हमने देखा कि सारा जल पानी बन गया, किंतु तापमान अभी भी 0 है। तो सवाल उठता है कि यदि सारे पानी को गर्म कर दिया गया, सारी बर्फ को यदि गर्म कर दिया गया, तो बर्फ के पानी में बदलने तक इस बर्फ का अथवा पानी का तापमान 0 ही क्यों रहा? जो हम ऊर्जा दे रहे थे वो सारी ऊर्जा कहां गई? तो इसका उत्तर है कि ठोस में जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में एक आकर्षण का बल है। ये जो अणु आपको दिख रहे हैं, इन अणुओं के बीच में एक आकर्षण का बल है, और सारी ऊष्मा पहले इस आकर्षण के बल को तोड़कर, इस आकर्षण के बल को तोड़कर पदार्थ को ठोस से द्रव्य अवस्था तक लाती है। द्रव्य अवस्था तक आने के बाद जब सभी कण द्रव्य अवस्था में आ जाएंगे तो आप देखेंगे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, किंतु जब तक तापमान 100 नहीं होगा तब तक पदार्थ गर्म नहीं होगा, और 100 होते ही हम देखेंगे कि सारा जल भाप बनकर उड़ गया।
तो 100 होते ही ये सारा जल भाप बनकर कैसे उड़ा, ये समझने की कोशिश करते हैं। 100 होते ही सारा जल भाप बनकर इस कारण उड़ा क्योंकि 100 डिग्री के तापमान पर जल ऊष्मा को अवशोषित कर, ऊष्मा की ऊर्जा को अवशोषित कर भाप में बदल जाएगा। जीरो पर, जब 0 डिग्री तापमान था, तो बर्फ ने सभी ऊष्मा को अवशोषित कर अपने जो अवस्था था उसमें परिवर्तन किया और बर्फ से बदलकर द्रव्य बन गई। इस प्रक्रिया में हमने जो चीज समझी वो ये समझी कि जो पदार्थ ठोस है उसको गर्म करने पर सारी ऊष्मा पहले उसकी स्थिति में परिवर्तन के लिए जाएगी। जब पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा तो फिर तापमान उस पदार्थ के कणों के तापमान को बढ़ाएगा। आगे जो ये ऊर्जा है, जो ऊर्जा पदार्थ के कणों ने अवशोषित करी, इसे विलुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सी पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। यानी 0 डिग्री के तापमान पर यदि जल और 0 डिग्री के तापमान पर यदि पानी बर्फ की अवस्था में हो तो जल जो द्रव्य अवस्था है उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी और बर्फ जो ठोस अवस्था है उसमें ऊर्जा कम होगी। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब सारा ठोस बदलकर यानी बर्फ पिघलकर पानी बन गया तो हम जल को ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं। कण और अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वह परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वह वाष्प में बदल जाए। जो हमने पढ़ा उन सभी बिंदुओं को एक एक कर डिस्कस कर लेते हैं। पहला है फ्यूजन अथवा मेल्टिंग पॉइंट। तापमान और दबाव की विशिष्ट स्थितियों में इसकी ठोस अवस्था से इसकी तरल अवस्था तक किसी पदार्थ के रूपांतरण की प्रक्रिया को फ्यूजन या मेल्टिंग कहा जाता है। और निश्चित तापमान जिस पर एक ठोस पिघलना शुरू होता है उसे ठोस का गलनांक बिंदु कहते हैं। उदाहरण, बर्फ का गलनांक बिंदु 0 है, तो तापमान 0 से जरा सा ऊपर उठेगा यानी कि 0.1 भी हुआ तो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी और तापमान 0 हुआ तो पानी बर्फ में बदल जाएगा। दूसरा है क्वथनांक। क्वथनांक जिस तापमान पर एक तरल वायुमंडल दबाव में उबलना शुरू होता है उसे क्वथनांक बिंदु के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऊर्ध्वपातन, हमने डिस्कस किया था, ये उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जिस ताप पर कोई पदार्थ तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया और ठंडा होने पर इसके विपरीत
उच्च बनने की क्रिया के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना और ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर बात करते हैं चौथी डेफिनेशन, वाष्पीकरण। तापमान और दबाव की विशिष्ट स्थितियों में इसकी तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। यानी कि पानी का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, किंतु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में। क्वथनांक से नीचे के किसी भी तापमान पर किसी तरल को उसकी वाष्प की अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। याद रखिए, वाष्पीकरण क्वथनांक के तापमान से नीचे के तापमान पर होता है। अब अगर वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, जिसमें से पहला है भूतल क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल। तो तरल को जितनी ज्यादा सतह पर फैलाया जाएगा, वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, यदि पानी को एक ग्लास में रखा जाए और उसी पानी को फैलाकर जमीन पर गिरा दिया जाए, तो जमीन पर गिरा हुआ पानी जल्दी भाप बनेगा अपेक्षाकृत उसके वह पानी जो ग्लास में रखा हो, क्योंकि जमीन पर गिरे हुए पानी का क्षेत्रफल ज्यादा था। दूसरा बिंदु है तापमान। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर जो द्रव्य के अणु हैं उनको आसपास से अधिक ऊर्जा मिलती है। अधिक ऊर्जा मिलने पर वे अधिक तेजी से वाष्प बन पाते हैं और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसीलिए गर्मियों में पोछा लगाते समय वह जल्दी सूख जाता है, किंतु सर्दियों में पोछा लगाते हुए उसको सूखने में बहुत समय लगता है। तीसरा बिंदु है आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि नमी। अब वाष्पीकरण में जल भाप में परिवर्तित होता है। यह भाप हमारे वातावरण में रहता है। आर्द्रता का मतलब है वातावरण में भाप। तो यदि आर्द्रता है ज्यादा, यानी कि वातावरण में पानी पहले से मौजूद है, तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। जिस प्रकार एक भरे हुए गिलास के अंदर आप और पानी नहीं डाल सकते, तो वातावरण में यदि पानी की मात्रा, यदि भाप की मात्रा, वाष्प की मात्रा पहले से ही अधिक है, तो नया वाष्प इतनी सरलता से वातावरण में नहीं जाएगा। यानी आर्द्रता बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। चौथा बिंदु है हवा की गति। हवा की गति का मतलब कि जब हवा तेज चलेगी तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। वही उदाहरण वापस रिवाइज करते हैं। सर्दियों में पोछे को जल्दी सुखाने के लिए पंखा चला दिया जाता है, क्योंकि हवा चलती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि किस प्रकार टेम्परेचर को नापने के लिए आपने अपनी स्क्रीन पर देखा कि कई जगह मैंने शब्द के का इस्तेमाल किया है, किंतु आप तो जानते हैं कि टेम्परेचर को नापने के लिए सेल्सियस का उपयोग होता है। तो आज आपको बताएंगे कि तापमान अथवा टेम्परेचर को नापने के लिए दो प्रकार के यूनिट का उपयोग होता है, एक केल्विन और एक सेल्सियस। और हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में आराम से बदल सकते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो होता है सेल्सियस बराबर के, यानी कि केल्विन माइनस 273। यानी कि किसी भी सेल्सियस के तापमान को केल्विन में बदलना और केल्विन के तापमान को सेल्सियस में बदलना बहुत ही आसान है। यदि किसी भी केल्विन के तापमान को आपको सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से 273 घटा दीजिए। जैसे आपको उदाहरण दिया है कि केल्विन का तापमान है 283। इस केल्विन के तापमान को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो हमने ऐसा करने के लिए क्या किया, सेल्सियस बराबर के माइनस 273 किया, और जो भी केल्विन का तापमान था, जो केल्विन का तापमान था 283,
इस 283 में से 273 को माइनस कर दिया, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 10 सेल्सियस अथवा 10 डिग्री सेल्सियस। इसका विपरीत भी आप कर सकते हैं। आगे एक प्रश्न उठता है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस प्रकार होती है। तो समझ लेते हैं। जब बर्फ के ठंडे पानी के गिलास को कुछ समय के लिए रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें देखी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में मौजूद वाष्प कांच के गिलास के संपर्क में आता है। वाष्प के पास ऊर्जा कम थी, कम नहीं बल्कि ज्यादा थी। वाष्प के पास ऊर्जा ज्यादा थी और यह ज्यादा ऊष्मा, ये जो ज्यादा ऊर्जा वाष्प के पास थी, ठंडे पानी का गिलास वाष्प से कुछ ऊर्जा को ले लेता है और जब वाष्प से गैस से ऊर्जा ले ली जाती है तो वह गैस द्रव्य अवस्था में बदल जाता है। यानी कि हवा में मौजूद जल वाष्प कांच के गिलास के संपर्क में आते हैं और ठंडे हो जाते हैं। इनकी छोटी पानी की बूंदों को बनाने के लिए संघनित हो जाते हैं। कुचल बर्फ में युक्त टम्बलर की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का बनना यह दर्शाता है कि हवा में जल वाष्प है और जल वाष्प की ऊर्जा को उस ठंडे पानी के गिलास ने अवशोषित किया, जिससे जल वाष्प उस ठंडे पानी के गिलास के आसपास देखने को मिला। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। इसका भी आप कारण समझ लेते हैं। कपास पानी का एक अच्छा अवशोषक है, इसलिए यह हमारे शरीर के पसीने को अवशोषित करने में मदद करता है। जैसा कि यह स्पष्ट है, व्यक्ति गर्मी के दौरान अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए अधिक पसीना बहाता है। इसी कारण सूती कपड़े पहनने से पसीने के आसान वाष्पीकरण में मदद मिलती है। जब यह पसीना वाष्पित हो जाता है तो यह हमारे शरीर में वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी लेता है, जो बदले में शरीर को ठंडा करती है और व्यक्ति सहज महसूस करता है। एक वाष्पीकरण और उबलने में अंतर समझ लेते हैं। उबलना एक निश्चित तापमान पर होता है। जल 100 डिग्री के तापमान पर ही उबलता है, किंतु वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकती है। जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने पर फर्श के आसपास से वातावरण से गर्मी लेकर पानी भाप बन जाता है। उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उबालना एक थोक घटना है, अथवा उबलते समय पानी के सभी कणों का तापमान एक समान होगा, किंतु वाष्पीकरण सिर्फ सतह की घटना है। तो जो सतह के अणु हैं सिर्फ वही ऊर्जा अवशोषित कर वाष्प बनेंगे। उबलने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, किंतु वाष्पीकरण के दौरान शीतलता उत्पन्न होती है, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान पानी के अणु अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उबलने के लिए आमतौर पर बर्नर जैसे बाहरी स्रोत की गर्मी की आवश्यकता होती है, किंतु वाष्पीकरण के लिए इस प्रकार की किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव्य के कणों में इन दोनों के मध्यमवर्ती होता है। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रव्यों के लिए मध्यमवर्ती है। ठोस के लिए उनके कणों की व्याख्या अत्यधिक क्रमित होती है। द्रव्यों में कणों की परतें एक दूसरे से फिसल व विकसित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता, इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तन होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ सकते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव्य अवस्था से वाष्प में परिवर्तन होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेता है और द्रव्य को वाष्प अवस्था में परिवर्तन कर देता है। वाष्पीकरण की गति
निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडल दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने का प्रयोग होती है। तो इसके साथ हमने विज्ञान अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ पूरा कर लिया है। यदि आपके कुछ भी प्रश्न हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।